सो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर जो कि चैप्टर 10 है ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड दिस वीडियो इज़ फॉर नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज इफ़ यू आर इन 11th एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर कल भी एग्ज़ाम है तो आज ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड लेक्चर समझ आ जाएगा। तो मैं पूरा एकदम मेन पॉइंट्स बताऊंगी जिससे खाली उतना ही बस रट्टा मार लो या फिर मतलब खाली याद कर लो। तो अगर नीट का अगर किसी कोचिंग में हो उसका कल एग्ज़ाम है तो उसमें भी मार्क्स आ जाएगा, या फिर अगर स्कूल एग्ज़ाम में हो तो उसमें भी मार्क्स आ जाएगा। तो मेन की पॉइंट्स जान लेते हैं, देन आफ्टर दैट इन द एंड आई विल शो यू अ माइंड मैप जिसको उससे भी जैसे रिवीजन हो सके। सो फर्स्ट देखो, मतलब मेन बात करेंगे हम, ये नहीं बात करेंगे कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये सब मतलब जो बेसिक बातें हैं वो नहीं करेंगे, हम मेन टॉपिक्स में बात करते हैं। तो पहले सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। सो ये देखो, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि G1 के बाद S के बाद G2 के बाद देखो, मतलब टोटल क्लियर करो, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको डायग्राम के साथ विजुअलाइज करना, ठीक है, तभी अच्छे से समझ आएगा। तो पहले तो एक पॉइंट देख लो कि ह्यूमंस में 24 आवर्स का सेल साइकिल रहता है और ईस्ट में 90 मिनट्स का सेल साइकिल रहता है, बस इधर से ख़त्म। उसको जनरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है, सेल साइकिल को डिवाइड करने में जितना टाइम लगता है उसको जनरेशन टाइम बोला जाता है। देन उसके बाद ये देखो, ये G1 S G2 इसको इंटरफेस बोला जाता है। और ये जो देखो इंटरफेस के बाद ये कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, मतलब ये हम सेल को डिवाइड कर रहे हैं, सेल को तोड़ रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस हम जान रहे हैं इधर। तो G1 के बाद बनेगा आएगा S फेज के बाद आएगा G2 फेज। फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद पूरा सेल को ही तोड़ा जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, समझे। ये है ओवरव्यू। अब देखो इसमें क्या क्या है। देखो G1 फेज़ में क्या होता है, तो ये एज इट इज़ रट्टा मार लो। देखो ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब डुप्लीकेट होगा। ATP सिंथेसिस होगा और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, मतलब जैसे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा ही होगा सेंट्रल डॉग्मा में, RNA प्रोटीन, तो यही, ठीक है, ये याद कर लो, ये जो भी मैंने लिखा रेड से। वैसे एस फेज़ में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मतलब हमेशा ये एस फेज़ वाला आता रहता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो एस फेज़ से यानी सिंथेसिस, यानी DNA का रेप्लिकेशन होता है इसमें, याद रख लो बस, DNA रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ये दो याद रख लेना। फिर G2 फेज़ में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये नीट में आ सकता है, बोर्ड्स में इतना नहीं आता, पर नीट के लिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन याद रखना। और कुछ ऑर्गेनेल्स भी इधर ही डुप्लीकेट करते हैं। देखो मेन होता है G1 में, पर इस G2 में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे कुछ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस पेज का काम, बस ये पेज में इतना ही था। पर इस पेज में एक और चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ये दिमाग ख़राब करता है वो है एस फेज़ वाला। एस फेज़ में DNA का कौन सा रेप्लिकेशन समझ नहीं आता है ना। तो देखो ये मैंने कैसे डायग्राम बना के रखा था। देखो क्रोमोज़ोम यहाँ पे देखो 2 क्रोमैटिड्स हमें दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको 2n बोला जाता है, ठीक है। समझ ही रहे होगे, मतलब देखो ये जैसे क्रोमैटिड बना हुआ है ना, 2 ऐसे, तो यानी कि ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, तो ये 2n हुआ, तो 2n से 2n ही रहेगा ये एस फेज़ में डुप्लीकेशन के बाद। बस क्या है, अंदर का जो DNA है, देखो जैसे ये अंदर एक DNA स्ट्रैंड और इससे दूसरा DNA स्ट्रैंड, ये डबल हो जाएगा। अब देखो एक क्रोमैटिड के अंदर 2 DNA स्ट्रैंड है, डबल DNA स्ट्रैंड से, तो यानी कि अब इसका DNA का कंटेंट बढ़ गया, इसलिए 4C, तो 2C से 4C हो गया। पर ये तो 2 ही रहा ना क्रोमैटिड, तो ये 2n का 2n रहेगा, इसीलिए इस फेज़ को बोलते हैं 2n 4C, ठीक है। यही एक इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना इसी से, क्योंकि आगे का सब है। तो इस पेज में इतना ही। अब नेक्स्ट पेज। तो और एक चीज़, हाँ, G0 फेस एक होता है जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, पर इसमें प्रोलिफरेशन नहीं होता, यानी कि सेल कुछ जैसे हमारे हार्ट का सेल, तो वो ये हाँ G1 के बाद एग्जिस्ट कर लेता है इस सेल साइकिल से, G0 में चला जाता है कि जैसे उसको और वो डिवाइड ना कर सके। तो उसको ये एग्जिट वर्ड याद रखना, क्योंकि ये MCQ से आ जाता है कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे सस्पेंड वगैरह एग्ज़ाम मतलब ऑप्शन में होगा, पर तुम्हें एग्ज़िट वाला क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और
अब माइटोसिस, देखो माइटोसिस जो होता है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि अगर पहले सेल पेरेंट सेल में अगर n है तो फिर इसमें भी डॉटर सेल में भी n ही जाएगा। अब देखो ये जैसे ये 2n है तो इसके माइटोसिस के बाद बच्चों में भी 2n जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मियोसिस होता तो ये 2n है तो ये n जाता है, यानी एक ही क्रोमैटिड जाता, समझे। तो इसका लेकिन एक माइटोसिस का एक एक्सेप्शन है जो कि है मेल हनी बी, क्योंकि वो ड्रोन का पढ़े ही हो गए, उसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है ऐसे वाला, वो छोड़ा भी है नहीं इसमें, वो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में जो कि 12th में है। तो ठीक है, इतना उस पेज से सब क्लियर हुआ। अब इस पेज में ये चीज़ क्लियर हुआ बस। अब एम फेज जो कि डाइकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर का डिवीजन के 4 टाइप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो देखो एम फेज को ड्रामेटिक फेज भी बोला जाता है, और प्रोफेज जो है उसमें क्या होता है मेन चीज़ देखो याद रख लेते हैं, यहीं पे मैंने लिखा है मेन, खाली उतना ही याद करना है। देखो प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। ये देखो ये जो 4 हमने डीएनए बनाए थे इधर, देखो ये 4 डीएनए है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 ऐसे ही पड़े होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इन 4 का कंडेंसेशन यानी उन चारों को से चिपकना स्टार्ट होता है प्रोफेज में, स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट हुआ होता है। सेकेंड, जो ये सेंट्रियोल यहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट पोल्स में जाना स्टार्ट करते हैं, यानी ये इधर और ये इधर आएगा। थर्ड, ये जो लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो गायब हो जाता है। फिर उसके बाद मेटाफेज आता है, देखो प्रोफेज के बाद मेटाफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है ये कंप्लीट होता है इधर, और जो यहाँ पे सेंट्रियोल स्टार्ट किया था ऑपोजिट पोल में जाना, यहाँ पे पहुँच जाता है ऑपोजिट पोल में, देखो ऑपोजिट पोल में पहुँच गया। और फिर ये स्पिंडल फाइबर्स निकालता है और एस्टर रेज निकालता है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर होता है, उसके ऊपर काइनेटोकोर होता है, उसके ऊपर अटैच होके ये ऐसे एक इक्वेटोरियल प्लेट बना देता है, ठीक है। तो ये होता है मेटाफेज। मेटाफेज को बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी भी बोला जाता है, तो ये याद रख लो, एम से मेटाफेज, एम से मॉर्फोलॉजी, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में है कि ये देखो जो बीच में था अब वो ऊपर ऊपर फट गया, मतलब देख रहे हो ये आधा नीचे आ गया आधा ऊपर आ गया, और बीच में सेंट्रोमियर था वो भी आधा आधा डिवाइड हो गया होगा। तो इसीलिए इसको देखो क्रोमैटिड सेपरेशन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, ठीक है। और ये स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, देखो ऑपोजिट पोल में चलेगा ना, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये था एनाफेज। टीलोफेज में होगा क्या कि अब ना मतलब देख रहे हो इसका शेप, एक तो डायग्राम इसका देख लो, एनाफेज देखो, और सब हम जो पढ़े वो गोल गोल था, एनाफेज थोड़ा ऐसे ओवल शेप टाइप का होगा, टीलोफेज में से बीच से कट टाइप, मतलब समझ लो डिवाइड होगा ना, तो इसलिए। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस वगैरह ये सब जो यहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स गायब हो गए थे, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह गायब हो गया था, अब टीलोफेज में वापस आ जाते हैं, ठीक है। और डीकंडेंसेशन होता है, जैसे उसमें क्रोमोसोम को प्रोफेज में जैसे, मतलब प्रोफेज का ऑपोजिट है टीलोफेज। प्रोफेज में जैसे ये पूरा कंडेंस्ड हो रहा था क्रोमोसोम, अब उसमें डीकंडेंस हो जाएगा टीलोफेज में। और ये न्यूक्लियर एनवेलप जैसे गायब हो गया था, ऑर्गेनेल्स गायब हो गए, तो उसमें वापस आ जाएंगे। और देखो बस, ठीक है। तो ये हो गया टीलोफेज। अब होगा, देखो अब हमने क्या पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोप्लाज्म का डिवाइड, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। अब इसमें भी 2 टाइप्स, देखो प्लांट का अलग होता है, एनिमल का अलग होता है। एनिमल में क्या होता है कि बीच से ये ऐसे जो कट के अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन, ये जो से कट टाइप है ना इसको बोलते हैं फरो, तो ये फरो फॉर्मेशन। और इसको याद रखना सेंट्रीपिटल होते हैं, देखो अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल होता है। वैसे अगर इन प्लांट्स में क्या होता है कि उनका सेल वॉल होता है, तो वो हार्ड रिजिड होता है, हमें पता ही है, तो वो कैसे ही ऐसे अंदर घुसेगा,
इसलिए क्या करते हैं कि जितने भी गोल्गी बॉडी वगैरह जो भी ऑर्गेनेल्स जो रीअपियर होते हैं उसका कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स ऐसे बीच में आके इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों को अलग अलग कर देते हैं, दोनों सेल्स को। तो अब ऐसे अलग अलग होके फिर ये 2 डॉटर सेल्स बन जाता है और इसको सेंट्रीफ्यूगल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा माइटोसिस ख़त्म हुआ। लाइक देख लो 10 मिनट में माइटोसिस ख़त्म हुआ। अब लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।